गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की क्लास में प्राइमरी ऑक्सिलरीज डज डू डिड का प्रयोग आप सीखेंगे। तो टू डू मूलावस्था में ये इन्फिनिटिव है और ये क्या है, बेयर। अब इसके जितने फॉर्म्स होते हैं उनको आप जान लीजिए। टू डू और डू। तो यही तरीका है हमारा पढ़ाने में। तो मूलावस्थाएं दोनों है, टू डू और डू। टू डू क्या है, इन्फिनिटिव फॉर्म, और डू क्या है, बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म। तो जो रूट बनेगा इसका फर्स्ट फॉर्म में क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म में आपका जो है डज डू। ठीक, तो जनरली हम लोग डू से ही वो करते हैं। सिंगुलर फॉर्म तो कोई लिखता नहीं, किताब भी नहीं लिखती है, कोई राइटर नहीं लिखता। तो ये क्या होता है, सिंगुलर होता है, और ये क्या होता है, प्लूरल होता है। थोड़ा सा दूसरा कलर आपको देते हैं। चलिए, तो ये डज क्या है हमारा, डज है आपका सिंगुलर, और डू क्या है, प्लूरल। ठीक है। अब इसका जो प्रयोग है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज के अंतर्गत आती हैं। तो आज आप पढ़ रहे हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी टू डू डू, इन्फिनिटिव फॉर्म और बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म में हमने लिखा है। तो इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो इसका जो प्रयोग होता है यूज इन एक्टिव सेंटेंस। एक्टिव सेंटेंस में होगा। अब एक्टिव सेंटेंस में कहाँ होगा, किस टेंस में होगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चार वाक्य होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो अफर्मेटिव में अगर इसका प्रयोग करते हो तो वो सेंटेंस हो जाता है इम्फैटिक। ध्यान देना, अफर्मेटिव में इसका अगर प्रयोग कर दिया जाए तो सेंटेंस क्या हो जाता है, इम्फैटिक। इसके अलावा ये निगेटिव में होगा, इंट्रोगेटिव में होगा। तो इम्फैटिक में जब इसका प्रयोग नहीं किया जाता है तो अफर्मेटिव सेंटेंस, जो अफर्मेटिव में नहीं किया जाता है तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऑर्डिनरी सेंटेंस रहता है। और जैसे अफर्मेटिव में कर दोगे तो ये इम्फैटिक में चेंज हो जाता है। तो हम निगेटिव से इसका लिखेंगे और लास्ट में अफर्मेटिव लिख देंगे। तो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के किस टेंस में, किस सेंटेंस में, नेगेटिव, ठीक, नेगेटिव ऑब्लिक इंट्रोगेटिव, इसमें इंट्रोगेटिव ऑब्लिक इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव।
सेंटेंस, ठीक ना, सब आपने लगा दिया। इसके अलावा इम्पैरेटिव सेंटेंस कहाँ होगा, इम्पैरेटिव सेंटेंस। तो यहीं पर इसका प्रयोग होता है। तो हम एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। देखिए, अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस लिखते हैं तो वहां कहीं भी डू डज का प्रयोग नहीं होगा, ठीक ना। हम कहते हैं कि वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है। यह सेंटेंस आपका क्या है, अफर्मेटिव है। क्या है, अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही राइट्स अ लेटर। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर किसी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस में अगर हम ही क्या हो गया, सिंगुलर है, तो अगर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर दें तो वह होगा डज। तो जनरली निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव में होता है, परंतु अफर्मेटिव में जब हम करते हैं तो वह इम्पैरेटिव सेंटेंस बन जाता है। क्या बन जाता है, इम्पैरेटिव। तो क्या हो जाएगा, पहले हम इंग्लिश इसकी लिख लेते हैं, फिर हिंदी लिख देंगे। इसमें अगर हम लगाना चाहें तो लगेगा डज। क्या लगेगा, डज। तो जब डज लग गया सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ध्यान दीजिएगा, तो जब डज लग गया सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो ये भी सिंगुलर था, अब ये क्या हो जाएगा, प्लूरल। यानी ये सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, प्लूरल। तो राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और लेटर। अब बताइए, अब इसकी मीनिंग क्या हो गई, तो इसकी मीनिंग हो गई, वह पत्र लिखता तो है। ये हो गया, वह पत्र लिखता तो है, एक मीनिंग ये हो गई। या वह क्या जी, पत्र अवश्य लिखता है। क्या हो गया, अवश्य लिखता है। तो टेंस हमारा क्या भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सेंटेंस क्या बन गया, यहाँ पर अफर्मेटिव है, और ये सेंटेंस जो हमारा बन गया, ये वाला इम्पैरेटिव सेंटेंस। क्या बन गया, इम्पैरेटिव सेंटेंस। तो इम्पैरेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में होता है, तो उसका भी हम एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। अब देखिए, वह अंग्रेजी नहीं बोलती है। वह अंग्रेजी नहीं बोलती है, ध्यान दीजिएगा। तो वह अंग्रेजी नहीं बोलती है, तो क्या हो गया, सी। अब सी के साथ क्या है, सी सिंगुलर है, तो यहाँ डज आ जाएगा। और बोलती है नहीं के लिए क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। और बोलने के लिए स्पीक आ जाएगा। और अंग्रेजी क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया ट्रांसलेशन, शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश। तो डज आपका क्या हो गया, ये आपका सिंगुलर वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक ना।
और नॉट क्या है, एडवर्ब ऑफ निगेशन है, पहले भी मैं बताता आ रहा हूँ। अब इसमें अगर हम प्लूरल कर दें तो, वे कर दें तो, वे अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, वे, ठीक ना, अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, ठीक। तब क्या हो जाएगा, दे के साथ। हाँ, इम्फैटिक वाले में हमने प्लूरल का नहीं बताया, केवल सिंगुलर बता दिया था, बताया ना। तो जैसे वह पत्र लिखता है, मौखिक सुन लीजिए, वह पत्र लिखता है, वह पत्र तो लिखता है, वह अवश्य पत्र लिखता है, वहाँ वे कर दे हैं, चाहे आई कर दे, आई डू राइट अ लेटर, मैं पत्र तो लिखता हूँ, आई डू टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी तो पढ़ाता हूँ, ठीक ना। तो ऐसे बन जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए डज का क्या हो गया, आप दे के साथ क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, ठीक है। और स्पीक इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है, ये बन गया। यहाँ पर हम कौन सा लिए, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ले लिए, कौन ले लिए, ये क्या हुआ आपका निगेटिव सेंटेंस। अब हम क्या करते हैं कि इनका इंट्रोगेटिव बना लेते हैं, तो पहले एसनो टाइप बनता है, उसके बाद डब्ल्यूएस टाइप, तो ये सर्वप्रथम आ जाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव पहले बना लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्या वह अंग्रेजी नहीं बोलती है, क्या वह अंग्रेजी नहीं बोलती है। तो अब बताइए आप क्या करेंगे, इसी को सर्वप्रथम कर देंगे, इसलिए मैंने इसी से लिया कि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो डज सी क्या हो जाएगा, नॉट क्या, स्पीक इंग्लिश, हो गया मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। इसी तरह इससे बना लीजिए, क्या वे अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, क्या हो जाएगा, आप डू को सर्वप्रथम कर देंगे, इसको डू को, तो डू को हम सर्वप्रथम कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, डू दे नॉट स्पीक इंग्लिश, ठीक है, ये चीज हो गया। तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब इंट्रोगेटिव की बात करिए, तो आप क्या करेंगे, नॉट हटा दीजिए, क्या हो जाएगा, नॉट हटा दीजिए। इसीलिए मैं इसी सुविधा के लिए किया था, नॉट किस में से हटाएंगे, बोले यहाँ से हटाएंगे, तो क्या हुआ, अंग्रेजी बोलती है नहीं हटा दिया, तो यहाँ से क्या हटा दिया, नॉट हटा दिया। अब क्या वे अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, तो यहाँ से नहीं हटा दिया और यहाँ से नॉट हटा दिया, सेंटेंस बन गया, काम हो गया। क्या बन गया यार, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया, ठीक ना। उसके ऊपर क्या था, इंट्रोगेटिव नेगेटिव था, उतना तो आपको आता ही है, समान बात है। इम्पेरेटिव वाला में हमने प्लूरल छूट गया था गलती से, तो हमने मौखिक बता ही दिया, जैसे ई के साथ वैसे दे के साथ डू लगा लीजिए, आई के साथ डू लगा लीजिए, बी के साथ डू लगा लीजिए,
अब हम आते हैं कहाँ, डीड पर, ठीक ना। चलिए, तो अब जो है सेकेंड फॉर्म इसका क्या है जी, डीड। तो हम क्या करते हैं कि यहीं पर काम बना लेते हैं, फास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा काम फास्ट हो जाएगा। तो सेकेंड फॉर्म डीड, तो सेकेंड फॉर्म डीड का प्रयोग, सेकेंड फॉर्म डीड क्या है, डीड। डीड का प्रयोग हम कहाँ, एक्टिव सेंटेंस में करेंगे। ध्यान रहे, प्राइमरी ऑक्सिलरी पढ़ रहे हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे हैं आप, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट की जगह क्या हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट। तो यहाँ हम क्या करते हैं, पास्ट बना देते हैं, और बाकी चीज़ें तो वही रहेगी, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो जल्दी हो गया ना। तो हम फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ डीड का प्रयोग इकलौता है, सेकंड फॉर्म इकलौता है, कोई ऑप्शन नहीं दूसरा, वहाँ क्या था, डज और डू का ऑप्शन था, तो इकलौता है तो किसी भी सब्जेक्ट के साथ अकेले आएगा। तो सबसे पहले हम इम्पेरेटिव वाला ही बताते हैं। तो इम्पेरेटिव में देखिए, ठीक है, सेकेंड फॉर्म हम लेते हैं, देखिए, ही बेट। फर्स्ट फॉर्म नहीं है, अगर फर्स्ट फॉर्म बनाता तो प्रेजेंट इंडिफिनिट हो जाता है, तो ही बीट्स हो जाता है, यस जुड़ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ही बेट, क्या है, ही बेट, ठीक ना। ही बेट द चाइल्ड, ही बेट द चाइल्ड। ध्यान दीजिएगा, पहले हम इस बार इंग्लिश दे रहे हैं। तो अब क्या हुआ, क्या दी, वह बच्चे को पीटा, वह बच्चे को पीटा, वह बच्चे को पीटा, ठीक है। अब कौन सा है भैया सेंटेंस, बोले, पास्ट इंडिफिनिट तो हम लिख ही चुके हैं, तो उसमें दूसरा टेंस होने की कोई चांस नहीं है। अब सेंटेंस हुआ ये अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हो रहा, किसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हो रहा, सीधे क्रिया का सेकंड फॉर्म आ रहा है। एक क्रिया का क्या आ रहा है, सेकंड फॉर्म आ रहा है, ठीक है ना। बेट क्या है, प्रोनाउंसिएशन का अंतर है। देखिए, ये होता है बीट, फिर ये होता है बेट, और ये होता है आपका बीटेन, उसके बाद होता है करी बीटिंग, ठीक। यानी ये आपका जो है फर्स्ट फॉर्म, और ये आपका क्या होता है सेकेंड फॉर्म, और ये क्या होता है आपका थर्ड फॉर्म, और ये आपका इन फॉर्म। तो प्रोनाउंसिएशन में बड़ा अंतर है, इसका बेट हो जाता है, बीट बेट बीटे, ठीक ना। तो स्पेलिंग सेम है दोनों की, प्रोनाउंसिएशन का अंतर है, ठीक है ना। और एप्लीकेशन फंक्शन का, यहाँ पर देखिए, अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट रहता है तो एस जुड़ जाता है, ये बिट्स हो जाता है। अब चलिए, वह बच्चे को पीटा, अगर हम इसे इम्पेरेटिव बनाना चाहें तो क्या कर देंगे, ही डिड, ठीक ना। अब इसको क्या पढ़ेंगे, अब बीट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बीट, बीट यानी ये पढ़ेंगे, यानी अब क्या हो गया, ये बोलिए, फर्स्ट फॉर्म बन गया। कौन बन गया भैया, ये है आपका, बोलिए, बीट, और ये है आपका बेट, और ये है आपका बीटेन, और ये है आपका बीटिंग, ठीक है, ये चीज है। तो अब ये क्या बन गया, ये वाला बन गया, जैसे ये डीड है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको, सावधान रहिएगा। ऐसा हमने क्रिया ले लिया।
तो ही डिड बीट द चाइल्ड, है ना। अब अर्थ क्या हो गया, वह बच्चे को, बोलिए कहाँ तो लगाया, वह बच्चे को तो पीटा, वह बच्चे को पीटा तो स्ट्रेस पैदा करता है, मतलब अवश्य पीटा। देखिए तो क्या बनेगा, वह तो अगर लगाना है तो कहाँ लगाएंगे, वह बच्चे को पीटा तो यहाँ लगेगा, या वह बच्चे को अवश्य पीटा, वह बच्चे को अवश्य पीटा, ये हुआ। तो अब बताइए ये क्या हो गया आपका, इम्पैरेटिव। क्या हो गया, इम्पैरेटिव सेंटेंस। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम वहाँ डू डस का था। अब इसमें सब्जेक्ट चाहे जो लगाइए डिड के साथ, है क्या, वह पहले दारू पीता था, और डिड के साथ वह पहले दारू पीता तो था, पीता तो था, ठीक है। यहाँ भी आप कर सकते थे, वह बच्चे को पीटा था, अगर था हम जोड़ दे तो वो यहाँ अगर था रहता तो क्या हो जाता, तो यहाँ क्या हो जाता, वो बच्चे को पीटा तो था। ध्यान दीजिए, यहाँ से क्लियर हो गया, क्योंकि आप यहाँ कंफ्यूज हो गए। मान लो कि यहाँ पर अगर हम था जोड़ देते, हम यहीं पर पूर्णविराम दे दे रहे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ था जोड़ दें, ये एडिशनल चीज बता दे रहा हूँ आपको, हिंदी का भी नॉलेज होना चाहिए। अगर हम यहाँ था जोड़ दें तो एकदम क्लियर हो जाएगा, तो था यहाँ जुटेगा कि नहीं बताओ यार। अब जोड़ के देख लो, जोड़ के देख लो, देखो वह बच्चे को पीटा था, यहाँ गया, वह बच्चे को पीटा तो था, स्पष्ट होगा कि नहीं। और था हटाने पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि तो लगाएं तो कहाँ लगाएं। वो बच्चे को पीटा तो था, अब था हटा दो, वो बच्चे को पीटा। अब यहाँ देखो, वह बच्चे को पीटा तो था, अब था हटा दो, वो बच्चे को कहाँ पीटा तो ये बड़ा खतरनाक वाक्य है सब हिंदी के। अब देखिए, वह बच्चे को अवश्य पीटा, ठीक। अब इसमें भी आप था लगा सकते थे, दोनों वाक्य बनते हैं पास्ट इंडिफिनिट में, यहाँ भी आप था लगा सकते हैं। तो चाहे था लगा कर वाक्य बनाओ और चाहे था मत लगाओ। तो ये तो भैया टेंस की बात है ना, तो टेंस तो हम आगे पढ़ाएंगे यूट्यूब पर, देंगे ही आपको बढ़िया मसाला। तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। आप कुछ लोग परेशान हैं, सर मॉडल को बना दीजिए, बहुत पहले से सर कम्प्लीमेंट में बना दीजिए। एक सज्जन का आया था कमेंट कि सर स्पोकन शुरू करिए। अरे भाई सर अकेले क्या क्या करेंगे, हैं? कंटिन्यू वीडियो तो बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना। तो चलते हैं। अब इसमें क्या है भाई, हम कहते हैं कि इम्पैरेटिव और बनाना चाहते हैं, तो हम कह रहे हैं कि वे पहले दारू पीते थे, वे पहले दारू पीते थे, ठीक। तो अब बताइए ये अफर्मेटिव बनेगा, तो दे ड्रैंक, वाइन बिफोर, ठीक है ना। दो बार पहले हो गया था, हाँ, एक मिटा दे, ठीक है।
हाँ, वे पहले दारू पीते थे। दे ड्रैंक वाइन बिफोर। अब ये सेंटेंस हमारा क्या हुआ? अफर्मेटिव। बोलिए, अफर्मेटिव हो रहा है। हाँ, अफर्मेटिव सेंटेंस हो रहा है। अब इसमें जो है, इसको इम्पेरेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? बोलिए, नीचे तो नहीं हो पाएगा ना। इसे इम्पेरेटिव बनाने के लिए आप डिड का प्रयोग कर दीजिए। क्या कर दीजिए? डिड का प्रयोग कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? अब बीट, इसलिए मुझे देना पड़ा, नहीं, जरूरत नहीं। ऊपर वाला में कहा हमने बीट शब्द ले लिया था, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना फर्स्ट और सेकंड फॉर्म में। यहाँ तो क्लियर हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा? दे डिड, अब यहाँ हो जाएगा ड्रिंक, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। ड्रिंक वाइन बिफोर, ये हो जाएगा। तो इसकी मीनिंग क्या होगी बताइए? तब हिंदी इसकी क्या हो जाएगी? वे पहले दारू पीते। देखिए, पीते तो यहाँ लगेगा, पीते तो थे। तो इसको जोर लगा करके आपको स्ट्रेस पैदा करके बोलना है। या वे कभी पहले दारू अवश्य है, अवश्य या जरूर शब्द लिख सकते हैं आप, जरूर पीते थे। तो ये हो गया हमारा क्या भैया? इम्पेरेटिव। क्या हो गया? इम्पेरेटिव। अब बचता है निगेटिव इंट्रोगेटिव। बस एक सेंटेंस लेंगे हो जाएगा, क्योंकि डिड का प्रयोग क्या है सबके साथ। तो चलिए, हाँ, तो देखें कि अफर्मेटिव में नहीं यूज हो रहा है क्या एमपी वर्ड, लेकिन उसे उसमें यूज जैसे कर दिया वो इम्पेरेटिव बन गया। ठीक, अब हम निगेटिव से शुरू करते हैं। तो वह मेरी मदद नहीं किया। ठीक, तो क्या हो जाएगा? He did not help me। अब इसमें सब्जेक्ट चाहे जो लीजिए, हर जगह क्या आएगा? डिड नॉट ही आएगा, है ना, क्योंकि इकलौता है, तो किसी भी सब्जेक्ट के साथ डिड ही लगेगा। अब ये क्या हो गया भैया? निगेटिव सेंटेंस। क्या हो गया? निगेटिव सेंटेंस। ठीक, अब हम कहते हैं कि इसका क्या बना दें? सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव निगेटिव बना देते हैं। तो क्या हुआ? अब मेरी की जगह तुम्हारी कर देते हैं, ठीक ना। तो क्या हुआ? तुम्हारी मदद नहीं किया। ये देखिए, तो ये क्या बन गया? इंट्रोगेटिव निगेटिव। क्या हुआ? तुम्हारी मदद नहीं किया। अब अपने लिए थोड़ा मैं पूछूंगा कि क्या हुआ मेरी मदद नहीं किया। मैं अपने लिए पूछ सकता हूँ कि वह मेरी मदद क्यों नहीं किया, ये पूछ सकता हूँ, ठीक ना। तो अब चलिए, तो क्या हो जाएगा? डिड ही नॉट, क्या हो जाएगा? हेल्प हो जाएगा, हेल्प यू। ठीक, यस नो टाइप हो गया, ठीक ना। तो यहाँ भी डिड आ रहा है कि नहीं बताइए? तो हेल्पिंग वर्ब वहाँ भी डिड आ रहा है। अब ये
गया, ऊपर वाले में हम नहीं लिखे हैं, यहाँ लिख देते हैं, लेकिन वीडियो क्या होती है, बड़ी होती जाती है। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक, 10 में नहीं लिखा था, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब क्या करिए कि इसका आप इंट्रोगेटिव बना लीजिए, तो इसमें से नहीं हटा दीजिए। क्या हुआ, तुम्हारी मदद किया, यहाँ से नॉट हटा दीजिए, बन गया। तो अब ये निगेटिव यहाँ से हटा दीजिए, क्या बन गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। तो इस तरह से जो है सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब रही बात थर्ड फॉर्म, क्या हुआ, थर्ड फॉर्म, तो नीचे जगह है, हम मिटाने में समय क्यों वेस्ट करें। तो अब चलिए, अब इसके बाद जो है थर्ड फॉर्म आता है, ध्यान दीजिएगा। तो थर्ड फॉर्म क्या होता है आपका, डन होता है। तो डन क्या होता है, नॉट यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं प्रयुक्त होता है। अब आता है आपका क्या भैया, इन फॉर्म, ठीक ना। तो इसका भी प्रयोग यानी डूइंग, ठीक ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब, बस चारों बार हो गया। और बगैर बीटी की तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ पर सवाल ही नहीं उठता है। तो इस तरह से वर्ब के चैप्टर में हेल्पिंग वर्ब भी खत्म। एक वीडियो आपको मैं दूंगा कम्प्लीमेंट पर, ठीक ना। उसके बाद मॉडल शुरू हो जाएगा, और उधर आपका एडजेक्टिव चल ही रहा है, इधर मॉडल चलेगा, उधर एडजेक्टिव चलेगा, ठीक। एडजेक्टिव समाप्त होने के बाद तब फिर एडवर्ब चलेगा। टॉपिक तो बहुत है, अभी कंजक्शन है, क्लास है, कंप्लीट ग्रामर मुझे देना है। एसएससी सीजन की तैयारी आप घर बैठे करेंगे, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, हैं। तो जो नए छात्र हैं उनके लिए तो थोड़ी प्रॉब्लम है, वो चाहेंगे कि जल्दी जल्दी खाना पीना दाना छोड़ करके सर जी रोज़ 4-6 वीडियो बना करके डाल दें, हम लोग फटाक से पढ़ लें, 6 महीने में तैयार है। तो ये संभव नहीं है, ठीक ना, संभव नहीं है, कहाँ संभव हो पाएगा भाई, और भी काम है। लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं जिनके पास टाइम है, तो उनको तो 1.5 साल में एकदम कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, है कि नहीं। थोड़ा समय लगेगा ना, अब एक वीडियो के एवरेज से भी चलते हैं तो कोर्स इतना लंबा है कि समय लगेगा, ठीक ना। तो जो मुख्य टॉपिक बहुत ज़रूरी है उसको पहले दिया जा रहा है, अभी टेंस पर भी बनाना है, हैं। 3 टॉपिक तो हमारा समाप्त हो गया है, कौन, नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल। तो कम से कम उसको पढ़ करके आप कमांड कर लीजिए कि वर्ब भी समाप्त हो रहा है, कम्प्लीमेंट बना देंगे तो वर्ब समाप्त हो जाएगा। हालांकि मॉडल वर्ब के अंतर्गत आता है, लेकिन मॉडल क्या है, अलग चैप्टर हो जाता है, मॉडल क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो वर्ब भी समाप्त होने जा रहा है। इसके बाद जो है आपका आएगा नॉन फाइनाइट भी आएगा, ठीक ना। तो टॉपिक बहुत जोरदार है, तो पसंद अगर आता है तो पढ़िए, हम तो यही कहेंगे कि पढ़िए, चाहे लाइक करिए चाहे मत करिए, चाहे सब्सक्राइब करिए चाहे मत करिए, पढ़िए। थैंक यू।